हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अगर इससे पहले आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का नहीं लेक्चर देखा है तो आप टाइप कीजिए यूट्यूब के साथ पैशन फॉर स्टडीज़ आदित्य श्रीवास्तव डिफरेंशिएशन लेक्चर 1 तो आ जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं इंटीग्रेशन को पूरा देखिएगा। इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में हम लोग इसके जे मेंस और जे एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में प्रॉब्लम्स कराएंगे। इंटीग्रेशन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए। अगर कोई भी ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, मान लेते हैं y वर्सेस x है। ये ग्राफ जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ओरिजिन से मान लो कोई भी अनइवन ग्राफ है, मतलब वो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है। तो मान लो यहाँ तक पॉइंट x1 तक ये जा रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट पे यहाँ पे x1 y1 पे अगर हम निकालते हैं तो मतलब क्या है, यहाँ से इसकी दूरी x1 है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन में करते क्या है, एक पतली से एक स्ट्रिप निकालते हैं उस ग्राफ में से, उसी ग्राफ में से होगा। तो एक पतली से हम यहाँ थोड़ा मोटा बना देते हैं कि दिखाई दे। एक पतली से स्ट्रिप निकालते हैं जिसकी जो विड्थ होती है वो dx होती है, और जो इसका हाइट है वो क्या है, y1 है। यहाँ था ना x1 और y1, असल में क्या होता है देखो, x1 है तो ये यहाँ से x1 इस तरह जाएगा, y1 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा y1। तो असल में ये जो पतली सी स्ट्रिप होगी उसके एरिया क्या होगी, ये dx है और ये क्या है, y है, ठीक है। तो इस जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप, जो पतली वाली स्ट्रिप है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका क्या है, लेंथ y है और ब्रेथ क्या है, dx है। तो इस जो पतली सी स्ट्रिप का विड्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा, ठीक है, y dx हो जाएगा। अब क्या तुम देख पा रहे हो, इस जो ग्राफ है उसमें कई सारी मल्टीपल n नंबर ऑफ पतली पतली स्ट्रिप हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से हमको ग्राफ को एरिया फाइंड करना है, जैसे तुमको इस पॉइंट x1 से लेके यहाँ तक x2 तक तुमको एरिया फाइंड करना है, तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे x1 से x2 के बीच में एक पतली सी स्ट्रिप ले लोगे और स्ट्रिप का एरिया निकाल के x1 से लेके x2 तक उसको इंटीग्रेट कर दोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो असल में क्या कर रहे हैं, किसी भी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ दैट ग्राफ। तो असल में इंटीग्रेशन क्या होता है, उस छोटे छोटी स्ट्रिप का क्या होता है, समेशन होता है। लेकिन अगर तुम समेशन करोगे तो एक छोटी छोटी जो स्ट्रिप होगी, जैसे यहाँ पे एकदम पतली सी स्ट्रिप है, ये जो एकदम लंबी थोड़ी सी स्ट्रिप है, वो सब बच जाएंगे। जैसे हम समेशन करते हैं n = 1 से लेके n = n तक। n क्या है, फर्स्ट स्ट्रिप है, n = 1 क्या है, फर्स्ट स्ट्रिप है, और n = n क्या है, एकदम लास्ट इनफाइनाइटली जो स्ट्रिप है उसका है। तो अगर हम निकालते हैं तो y dx अगर करोगे तुम, तब भी देखोगे छोटी छोटी जो स्ट्रिप हैं वो बच जाएंगी। तो असल में उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो थोड़े देर बाद निकाला गया कि एक समेशन को हम लोग एक साइन के साथ रिप्लेस करते, जो साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। और ये इंटीग्रेशन में जो ये कर्व है, ये वाला देख रहे हो ना, सांप टाइप का कर्व, वो क्या बता रहा है कि ये ग्राफ जो है वो उस ग्राफ को बता रहा है। जरूरी नहीं है कि ग्राफ अगर तुम्हारा इस तरह है तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन का साइन होगा वो भी इस तरह होगा, नहीं, इंटीग्रेशन के साइन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि यही होगा इंटीग्रेशन का साइन। तो क्या है, अगर तुम ले रहे हो x1 से लेके x2 के बीच में एरिया निकाल रहे हो तुम, तो इसको इंटीग्रेट क्या करोगे, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट करोगे। और किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तुम, इस पतली सी स्ट्रिप को देखो, इस पतली स्ट्रिप को तुम कहाँ से कहाँ तक मान लो कि मूव हो रही है वो, तो x1 से लेके x2 तक इस तरह मूव होगी। तो इस पतली सी स्ट्रिप x1 से लेके x2 तक मूव हो रही है, तो x1 से x2 तक तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो इस जो एरिया है वो तुमको निकल आएगा उस पूरे रीजन का, एरिया ऑफ दैट रीजन बिटवीन x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक पूरा जो एरिया है वो निकल आएगा, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि जो x1 है वो 0 हो या फिर 0 ना हो। ये तो तुम क्या कर रहे हो, x1 जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है उस ग्राफ का एरिया निकालने का, x2 क्या है, एंडिंग पॉइंट है, मतलब वहाँ तक निकाल रहे हो। अगर मान लो तुम यहाँ ओरिजिन से लेके पॉइंट x' तक निकाल लो, पॉइंट x' यहाँ पे है, तो पॉइंट x' से निकाल लो, तो इस पतली सी स्ट्रिप का विड्थ क्या है, y है, और लेंथ क्या है, y है, और छोटा सा जो विड्थ है वो क्या है, dx है। तो कहाँ से कहाँ तक तुम इंटीग्रेट करोगे बताओ, एरिया ऑफ दैट कंप्लीट ग्राफ, इस कंप्लीट ग्राफ का क्या एरिया होगा,
ठीक। तुम कहाँ से स्टार्ट किए, 0.0 से तुम स्ट्रिप लेना स्टार्ट किए, 0.0 से तुम स्ट्रिप लेना स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, एक्स डैश तक गए। कहाँ तक गए, एक्स डैश तक गए। और उस पतली से स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो लिख देना। तो ये हो गया वाई डी एक्स। समझ में आया? हाँ ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे एरिया इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी ग्राफ का बस क्या निकालना है तुमको, एरिया निकालना है बस एक खास इंटरवल में। अगर जैसे यहाँ इसके बीच में अगर तुमको एरिया निकालना है, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो मान लो x1 से लेके x2 तक है, तो इसके बीच में तुम एरिया निकालोगे। देख रहे हो, अगर तुमको लेंथ इनटू ब्रीथ करना होगा तो देखोगे तुम ये वाला तो तुम कर लिए, ठीक है, ये तो कर लिए, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये तो बच जाएगा। ये वाला किस तरह होगा, ये जो वाला होगा इंटीग्रेशन से होगा। तुम इस तरह भी कर सकते हो कि ये स्क्वायर का एरिया निकाल लो, इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकाल के समेशन कर दो, तब भी आएगा। लेकिन इतना मेहनत क्यों करना है, डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप काटो, उसका एरिया निकाल लो, उसको x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर दो। और ये साइन क्या बता रहा है कि ये तुम्हारा एक ग्राफ है, उसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जैसे कोई भी एक स्लोप है, कोई भी ग्राफ है, मान लो कोई भी ग्राफ है, ठीक। ये असल में हम तुमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए हम कोई भी ग्राफ है, ये ऊपर खुल रहा है, मतलब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक ग्राफ है। तो अगर कोई भी इस पॉइंट पे तुमको स्लोप निकालना है तो तुम क्या करोगे, इस y को तुम डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx कर दोगे। और किस पॉइंट पे करोगे, मान लो तुमको x1 y1 पे निकालना है, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको x1 y1 उसमें x1 y1 पुट कर दोगे, तो इस पॉइंट पे इस ग्राफ की स्लोप निकाल आएगी, ठीक है। तो हम बताते हैं, जैसे तुमको इंटीग्रेशन को क्यों यूज़ करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है s, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट s दिया है, अगर तुमको उससे वेलोसिटी निकालनी है तो तुम आराम से निकाल लोगे। वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा लिख दिया कि अगर तुमको वेलोसिटी दे दिया और तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तब कैसे निकालोगे, तब तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे, जैसे v इक्वल टू dx/dt है, ठीक है, तो क्या करो, सिंपली dt के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो dx क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। अब मान लो dx को तुम कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे लिमिट्स लेने का थोड़ा सा ध्यान रखना, किस तरह लिया जाता है। वैसे बताया तो नहीं जाता है इस स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे किस तरह लिमिट लिया जाता है, लेकिन हम बता देते हैं। चलो dx है, समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो वेलोसिटी, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा जो x है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो भी अगर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर टाइम t इक्वल टू t पे तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो आगे ये कोई भी वेरिएबल होगा, तो ये वेरिएबल क्या होगा, अगर टाइम के में डिफाइन ऐसे 2t+3 है। अभी तुमको बताएंगे किस तरह करना है, अभी तुमको फॉर्मूला नहीं बताया, रुक जो बता देते हैं, तब इस क्वेश्चन में फिर से रिटर्न करेंगे। देखो सबसे पहले अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं कोई वेरिएबल ऐसे x⁻n dx, कोई भी x है उसके पावर n चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ है, n चढ़ा हुआ है। ये हम तुमको क्या, यहाँ पे लिमिट्स तुमको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, तो ये किस तरह का इंटीग्रेशन, असल में ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब तुमको लिमिट्स डिफिनिट नहीं है। जब तुम इंटीग्रेशन इसका करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। बताते हैं, देखो कोई भी x के पावर अगर वेरिएबल चढ़ा हुआ है तो x⁻n+1। अब यहाँ पे जो n+1 किए हो ना, उसको डायरेक्ट नीचे ले आना, ठीक है। अब +c, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तुम जो लिमिट्स नहीं लगाए उसकी वजह से क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर तुम लिमिट्स लगा दोगे तो ये कांस्टेंट अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मारे हैं x⁻n dx का, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं x² dx का, ये dx लिखना क्योंकि ये केस का बता रहा है कि x जो वेरिएबल है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x dx का जब इंटीग्रेशन निकालते हो तो असल में होता क्या है, x का पावर क्या है, 2 है, तो x³ +3
प्लस सी क्या हुआ है 2+1 हुआ है। असल में क्या हुआ है 2+1 हुआ। यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया 2+1 लिख दिया। यहाँ पे n क्या था n यहाँ पे 2 था। ठीक है, अब अगला क्या है दूसरा, जैसे इंटीग्रेट करते हैं e⁻x dx को। किसको इंटीग्रेशन करते हैं e⁻x dx को। क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻x dx को इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी हमको हटाना पड़ा था, बैटरी डाउन हो गया था तो चार्जिंग पर लगा के हम शूट कर रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन करते हो e⁻x dx का तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा e का कोई भी फंक्शन है तो इंटीग्रेट नहीं होता और डायरेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब दूसरा क्या है थर्ड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1⁻x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ln ऑफ e मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x को ध्यान रखना, मॉड ऑफ x है। अब मॉड क्या होता है, अगर x के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हो, अगर x के अंदर मान लो x इक्वल टू -1 रखते हो तो मॉड x क्या करेगा, इसको x इक्वल टू 1 रख देगा। कोई भी नेगेटिव चीज़ है तो मॉड क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या कर देगा, पॉजिटिव नेचर में होता है, मजाक में ले रहे हैं। तो x⁻−1 होता है तो उसको अगर क्या करेगा मॉड x लगाने पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को अगर मॉड हटेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। इसी तरह तुम क्या लिख सकते हो, x को हम ऊपर ले आए x⁻−1 dx, वो भी क्या हो जाएगा ln ऑफ e x हो जाएगा प्लस c। यहाँ पर प्लस c नहीं लगाए थे हम, प्लस c। अब केस में हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अब ज़्यादा मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ एक मिनट, तुम लोग ध्यान दे रहे होगा चीज़ को। देखो यहाँ पे हम लिखवाए थे y dx लिखवाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो ये मत सोचना तुम डायरेक्ट y लग दोगे, y की वैल्यू के फॉर्म में x² प्लस कुछ भी लिखा होगा, जो नहीं कि x² ही लिखो। तो इसको रखना तुम, यहाँ पे वेरिएबल सेम होगा। अगर dx का वेरिएबल है तो यहाँ पे भी x का वेरिएबल ही होगा। हम y इक्वल टू समथिंग दिया होगा उसके लिए हम कह रहे हैं, ये मत डायरेक्ट लिख देना कि y इक्वल टू जितना है उतना ही लिखना, बस y ने मत लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है x इक्वल टू -1 है तो असल में क्या है y इक्वल टू x इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तब हम क्या कर रहे हैं y dx कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे साइन x को कॉस x को वगैरह को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला जो है हम लोग का पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, देख रहे हो यहाँ जो dx का वेरिएबल है और यहाँ भी जो x का वेरिएबल दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा -cos x प्लस c। पहला क्या आएगा -cos x प्लस c। अब दूसरा क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस c। ठीक है, तो ये भी चीज़ करके देख सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे cos x है, जैसे हम डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पे cos x को डिफ्रेंशिएट करें तो -sin x आना है, ये कंफर्म है। ये क्या होता है उल्टा चीज़ होता है। अगर तुमको cos x से अगर तुमको यहाँ पे sin x में जाना है तो इंटीग्रेट करोगे, अगर sin x से cos x में आना तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक है, अब दूसरा cosec x का देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cosec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -cosec x प्लस c। अब कुछ हम एग्जांपल तुमको दे देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है इंटीग्रेट करो 2x² dx का। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना को जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। पहले तुम करवा के बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 2x² dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 असल में बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x² dx। तो x के पावर कुछ भी रहेगा, x के पावर n रहेगा तो उसको क्या कर दोगे n+1 अपॉन n+1। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x के पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x³ प्लस c, इसका 2x³/3 प्लस c, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है। अब
अब एक और क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे x की पावर 1000 ठीक है dx, थोड़ा सा बड़ा मान लो, तो क्या वही चीज़ होगा, x रेज़ टू पावर 1002 अपॉन 1002 प्लस c, ठीक है यही चीज़ होगा। अब जो है अगला हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अलजेब्रा, इसमें तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आ जाएगा। जब क्लास 12 में ईओडी पढ़ोगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा। लेकिन अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुमको लगाने की जरूरत पड़ेगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे जे एडवांस का। चलो पहले पढ़ाते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का अलजेब्रा। तो पहला क्या है, कोई भी अगर y इक्वल टू है, मान लो कोई भी फंक्शन है जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x² dx है, ठीक है। अगर तुमको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है, तो क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1/x² dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन जो है प्लस साइन के अक्रॉस जो है ब्रेक हो जाता है, मतलब इक्वली ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे x² dx प्लस यहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन है इसके साथ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला जाएगा, प्लस 1/x² dx, ठीक है। तो x² dx का क्या हो जाएगा, x³ ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, इस तरह मान लो कि x² क्या था, x⁻² था, dx था, तो -2 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x⁻² में एक ऐड करोगे तो -2 + 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या है, e⁻1 अपॉन -1 प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻1 अपॉन -1 प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x³ + 3 e⁻1 प्लस c। इसका आंसर क्या हुआ, ये आंसर हो गया इसका। एक और हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन इसी पे हम किए। इसका पहला रूल क्या था, जो इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव का साइन के अक्रॉस जो है डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में नहीं हटेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के साइन में दो वेरिएबल के बीच में हमेशा इंटीग्रेशन लगा ही रहेगा। जैसे है ये, तो 2x² इंटू x⁻3, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा नहीं होगा, 2x² का इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x³, ये नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज़ को याद रख लेना। तो अब दूसरा जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, क्वेश्चन के एग्जांपल, y इक्वल टू इंटीग्रेट फॉलोइंग इक्वेशंस, इंटीग्रेट द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू 2x³ प्लस 13x² प्लस 15x प्लस, रहें तो बस 15x प्लस 15x। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जब करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो 2x³ तो 2x⁴ अपॉन 4 प्लस 13x² तो क्या हो जाएगा 13x³ 3 प्लस 15x² अपॉन 2। यहाँ पर क्या था, असल में x⁻n 1 था, तो ये क्या होगा 1 + 1 2 अपॉन 2 15x² अपॉन 2 प्लस सी लगाना मत भूलना। अगर तुम विदाउट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब उसमें किनारे लिमिट्स नहीं लगाए थे, जो यहाँ पे तुम लगाए हो, ये क्या है, ये लिमिट्स है। लिमिट्स मतलब ग्राफ को तुम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करके उसका एरिया निकाल रहे हो, क्या होता है, लिमिट्स होती है उसकी। जैसे अब दूसरा, ये तो पहला हो गया तुम्हारा, ये पहला हो गया। अब दूसरा, 1 मिनट, हाँ अब देखो, जैसे अगर कुछ भी दिया हुआ है, अगर सिर्फ dx को इंटीग्रेट कर रहे हो, y इक्वल टू dx को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो असल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, असल में यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर dx है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 टाइम्स और dx, ठीक। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, x⁻0 dx लिखा हुआ है।
तो हम क्या कर रहे हैं, तुम अगर सिर्फ dx को इंटीग्रेट करो, मतलब यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ dx को इंटीग्रेट करो तो इसका क्या आएगा आंसर, y इक्वल टू एक्स आंसर आएगा इसका। ठीक है, y इक्वल टू एक्स आंसर आएगा। अब जो इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये इसी तरह चला जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरह चला गया, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तब भी चला जाता, लेकिन डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। क्यों डिवाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइड को तुम रेसिप्रोकेट करके, मतलब उल्टा करके तुम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। जैसे 1/2 है तो 2⁻⁻1 कर सकते हो ना, वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस का भी, और कुछ जो जेईई एडवांस में आए हुए हैं उसका थोड़ा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करके करेंगे। जो सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंसेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया ना, मेन चीज़ होता है कंसेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे।